आज हम भारतीय सैन्य इतिहास के एक ऐसे नाम पर बात करने वाले हैं जिसके जिक्र के बिना 1962 की कहानी अधूरी है। एक ऐसा जनरल जिसे कुछ लोग करिश्माई और काबिल मानते थे, तो कुछ 1962 की हार का सबसे बड़ा जिम्मेदार। नाम है जनरल BM कॉल। और ये कहानी सिर्फ एक सैन्य अधिकारी की नहीं है, ये कहानी है महत्वाकांक्षा की, राजनीति की और सबसे बढ़कर अपनी कहानी को अपने तरीके से कहने की लड़ाई की। हाँ, क्योंकि हमारे पास दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। बिल्कुल, दो किताबों से आते हैं। यही तो सबसे दिलचस्प बात है। एक तरफ है ब्रिगेडियर जॉन डाल्वी की हिमालयन ब्लंडर, जो सीधे सीधे कॉल को कटघरे में खड़ा करती है, और दूसरी तरफ है खुद जनरल कॉल की किताब दी अनटोल्ड स्टोरी, जिसमें वो अपना बचाव करते हैं। तो हमारे पास एक ही घटना के दो वर्जन हैं। मजेदार होने वाला है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये BM कॉल थे कौन? क्या था इनके व्यक्तित्व में ऐसा कि ये इतने ऊंचे पद तक पहुंचे? देखिए, कॉल कोई मामूली अधिकारी नहीं थे। उनका प्रोफाइल बहुत मजबूत था। अच्छा। पहली बात, वो कश्मीरी पंडित थे और प्रधानमंत्री नेहरू के दूर के रिश्तेदार माने जाते थे। ओके, तो एक राजनीतिक कनेक्शन तो था। एक कनेक्शन तो था ही। अब उस दौर में इसका कितना असर था, ये बहस का विषय है, पर था जरूर। लेकिन सिर्फ कनेक्शन से तो कोई सेना में इतने ऊपर नहीं जा सकता, काबिलियत भी तो होगी। बिल्कुल, और कागज पर उनकी काबिलियत जबरदस्त दिखती है। सोचिए, 1933 में उन्होंने रॉयल मिलिट्री कॉलेज सैंडहर्स्ट में दाखिला लिया। सैंडहर्स्ट, ये तो बहुत बड़ी बात थी उस समय। बहुत बड़ी बात। ये वो जगह थी जहां ब्रिटिश एम्पायर के सबसे बेहतरीन अफसर तैयार होते थे। एक भारतीय के लिए वहां पहुंचना ही अपने आप में, मतलब वो शुरुआत से ही उस एलीट क्लब का हिस्सा थे। एकदम। और ये सिलसिला आजादी के बाद भी जारी रहा। 1946 में जब भारत की आजादी तय हो गई, तो सेना के भारतीकरण के लिए एक कमेटी बनी, आर्म्ड फोर्स नेशनलाइजेशन कमेटी। जी। कॉल को उसका सदस्य बनाया गया। और मजे की बात देखिए, उस कमेटी में उनके साथ दो और लोग थे जो आगे जाकर अपने अपने देशों की सेना प्रमुख बने। कौन? एक थे जनरल थिमैया, जो भारत के चीफ बने, और दूसरे थे जनरल मूसा खान, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ बने। अरे वाह! यानी कॉल उस वक्त से ही भविष्य के टॉप लीडर्स के साथ उठ बैठ रहे थे। हाँ, इससे साफ है कि वो दिल्ली के पावर कॉरिडोर में एक जाना पहचाना चेहरा थे। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये पूरा एक इकोसिस्टम था। सही शब्द है, इकोसिस्टम। इसी इकोसिस्टम ने उन्हें एक खास रसूख दिया। वो धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते थे, उनका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक था, वो अपनी बातों से लोगों को मोह लेते थे। अच्छा। आर्मी हेडक्वार्टर्स में उनके बारे में कहा जाता था कि वो एक इम्प्रेसिव नैरेटिव, यानी एक प्रभावशाली कहानी गढ़ने में माहिर थे। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब वो बातें अच्छी बना लेते थे? उससे कहीं ज्यादा। इसका मतलब है कि वो किसी भी स्थिति को इस तरह पेश कर सकते थे कि सुनने वाले को लगे कि इनसे बेहतर कोई और समझ ही नहीं सकता। अच्छा। उनके बारे में मजाक में एक बात कही जाती थी कि सुन जू और नेपोलियन के बाद अगर कोई मिलिट्री जीनियस धरती पर पैदा हुआ है तो वो BM कॉल ही है। ये तो जबरदस्त व्यंग्य है ना? लेकिन इससे उनकी छवि का अंदाजा लगता है, और शायद इसी छवि की वजह से उन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई। हाँ, और शायद यहीं से गड़बड़ शुरू हुई। कैसे? जब चीन के साथ सीमा पर तनाव बढ़ने लगा, तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी नेफा में एक नई कोर बनाने का फैसला हुआ, IV कॉर्प्स। बहुत ही संवेदनशील इलाका। बहुत ज्यादा। और इसका पहला कमांडर बनाया गया लेफ्टिनेंट जनरल BM कॉल को। लेकिन इसमें गड़बड़ क्या थी? एक काबिल अफसर को ही तो मुश्किल काम दिया जाएगा। गड़बड़ ये थी कि जनरल कॉल ने अपने पूरे करियर में कभी भी युद्ध के मैदान में एक डिवीजन तक को कमांड नहीं किया था। क्या? एक डिवीजन में नहीं? नहीं, उनका सारा अनुभव स्टाफ पोस्टिंग का था, मतलब ऑफिस की नौकरियों का। वो एक बेहतरीन मिलिट्री ब्यूरोक्रेट थे, लेकिन एक बैटलफील्ड कमांडर, उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। बहुत बड़ा। और 1962 में ये सवालिया निशान एक बड़ी आपदा में बदल गया। तो यहाँ से कहानी उस मोड़ पर आती है जिसके लिए 1962 को याद किया जाता है। क्या हुआ था उस मोर्चे पर? IV कॉर्प्स का मुख्यालय असम के तेजपुर में था। अक्टूबर 1962 में जब चीन ने तवांग पर हमला किया और उनकी सेना तेजी से भारतीय सीमा के अंदर बढ़ने लगी, तो तेजपुर में बैठे जनरल कॉल, जो उस पूरे ऑपरेशन के इंचार्ज थे, हाँ, वो अचानक बीमार पड़ गए। बीमार मतलब ठीक लड़ाई के बीच में? जी। उन्हें सीने में दर्द की शिकायत हुई और वो इलाज के लिए दिल्ली आ गए। मोर्चे से दिल्ली? हाँ। अब यहाँ पर एक कहानी बहुत मशहूर है जिसका जिक्र कई जगहों पर मिलता है। बताइए। कहते हैं कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नेहरू ने उन्हें बुरी तरह फटकारा। एक सूत्र के अनुसार नेहरू ने कहा, जनरल, आप अपनी सेना को छोड़कर दिल्ली में क्या कर रहे हैं? अरे! इस फटकार के बाद जनरल कॉल का सीने का दर्द
चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया और वो वापस मोर्चे पर लौट गए। ये तो किसी फिल्मी सीन जैसा लगता है। बिल्कुल। लेकिन तब तक तो शायद बहुत देर हो चुकी होगी। बहुत ज्यादा देर। तब तक भारतीय सेना की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। जो शुरुआती झटका लगा था उससे सेना उभर नहीं पाई और कॉल के लौटने के बाद भी स्थिति संभली नहीं। हार निश्चित हो चुकी थी। हाँ। और इसी हार के बाद कहानी में एंट्री होती है ब्रिगेडियर जॉन डाल्वी की। डाल्वी कौन थे और उन्होंने ऐसा क्या लिखा कि आज भी उनकी किताब हिमालयन ब्लंडर एक क्लासिक मानी जाती है? जॉन परशुराम डाल्वी कोई दिल्ली में बैठकर विश्लेषण करने वाले पत्रकार या इतिहासकार नहीं थे। वो जमीन पर थे। वो 7वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर थे और सीधे जनरल कॉल के अधीन नेफा में लड़ रहे थे। अच्छा। युद्ध के दौरान उन्हें चीन की सेना ने बंदी भी बना लिया था। तो वो जो कुछ भी लिख रहे थे वो उनका आंखों देखा हाल था, उनका भोगा हुआ सच था। मतलब उनके पास फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था। उन्होंने अपनी किताब में हार का जिम्मेदार किसे ठहराया? सीधे और साफ तौर पर जनरल बीएम कॉल को। सीधे। देखिए, डाल्वी अपनी किताब में बहुत सधी हुई भाषा का इस्तेमाल करते, लेकिन उनका इशारा एकदम साफ है। वो लिखते हैं कि कॉल की नियुक्ति ही सबसे बड़ी गलती थी। ओके। उनके मुताबिक कॉल को जमीनी हकीकत का कोई अंदाजा नहीं था। वो सिर्फ दिल्ली में बैठे अपने आकाओं को खुश करने के लिए अव्यवहारिक आदेश दे रहे थे। तो डाल्वी के हिसाब से कॉल कैसे कमांडर थे? डाल्वी ने जो लिखा उसका सार ये था कि कॉल एक बड़बोले और जरूरत के वक्त मैदान छोड़ देने वाले कायर कमांडर थे। कायर? ये तो बहुत बड़ा आरोप है। बहुत बड़ा। एक जूनियर अधिकारी अपने सबसे बड़े कमांडर पर कायरता का इल्जाम लगा रहा है। इस पर कॉल की क्या प्रतिक्रिया रही होगी? अब कॉल ने वही किया जो वो सबसे अच्छा करते थे, एक और नैरेटिव गढ़ा। बिल्कुल। उन्होंने भी एक किताब लिखी, शानदार अंग्रेजी में, जिसका नाम था द अनटोल्ड स्टोरी। और इस किताब में उन्होंने अपनी नाकामी का ठीकरा किसी और के सिर फोड़ दिया। किसके सिर? प्रधानमंत्री नेहरू और उनकी सरकार के सिर। मतलब सारा दोष राजनीतिक नेतृत्व का। जी। कॉल ने अपनी किताब में यह तर्क दिया कि 1962 की हार के लिए वो नहीं बल्कि राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेदार था। उन्होंने लिखा कि सेना को लड़ने के लिए जरूरी हथियार नहीं दिए गए, सरकार की नीतियां कमजोर थीं, चीन के खतरे को समझा नहीं गया। और खुद को कैसे पेश किया? खुद को एक ऐसे बहादुर जनरल के तौर पर पेश किया जिसे राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी की वजह से हार का मुंह देखना पड़ा। रुकिए, ये तो बहुत दिलचस्प है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि आज जो व्हाट्सएप पर और सोशल मीडिया पर एक कहानी चलती है कि 1962 की हार के लिए पूरी तरह से नेहरू जिम्मेदार थे, क्या उसकी शुरुआत जनरल कॉल की इसी किताब से हुई? क्या उन्होंने अपनी नाकामी को छिपाने के लिए एक पूरी राजनीतिक कहानी गढ़ दी? स्रोत इसी तरफ इशारा करते हैं। कॉल ने बहुत चालाकी से बहस की दिशा ही मोड़ दी। उन्होंने अपनी पेशेवर नाकामी पर पर्दा डालने के लिए इसे एक राजनीतिक बहस बना दिया। और ये नैरेटिव चल गया। और ये नैरेटिव इतना मजबूत साबित हुआ कि आज भी बहुत से लोग इसी को सच मानते हैं, बिना ये जाने कि इस कहानी का रचयिता कौन था। लेकिन इसमें एक और पेंच है। कॉल अपनी किताब में नेहरू सरकार पर आरोप लगा रहे थे, पर असल में उनके रिश्ते सत्ता में किसके साथ ज्यादा मजबूत थे? क्या वो वाकई नेहरू के करीबी थे? ये एक और गलत धारणा है। अच्छा। ज्यादातर रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि नेहरू इस बड़बोले जनरल को ज्यादा पसंद नहीं करते थे, उनसे एक तरह की दूरी बनाकर रखते थे। तो फिर वो किसके खास थे? कॉल असल में उस वक्त के रक्षा मंत्री वी.के. कृष्णा मेनन के खास आदमी थे। मेनन और कॉल की जोड़ी बहुत मजबूत थी। वाई कृष्णा मेनन, जिनका सेना प्रमुख जनरल थिमैया के साथ बहुत बड़ा विवाद हुआ था। जी हाँ, वही। और उस पूरे विवाद की जड़ में भी जनरल कॉल ही थे। सच में? हाँ। जब जनरल थिमैया ने रक्षा मंत्री मेनन की नीतियों से तंग आकर इस्तीफा दे दिया था और बाद में नेहरू के कहने पर उसे वापस लिया था, तो उस पूरे ड्रामे के पीछे कॉल का ही दिमाग था। उन्होंने ही मेनन और थिमैया के बीच की खाई को और चौड़ा किया था। तो इसका मतलब ये है कि हम एक ऐसे सैन्य अधिकारी की बात कर रही हैं जो लड़ाई की रणनीति से ज्यादा राजनीतिक दांवपेच में माहिर था। सही पकड़ा आपने। उनकी तरक्की शायद उनकी सैन्य योग्यता से ज्यादा उनके राजनीतिक कनेक्शंस की वजह से हुई। ये तो डाल्वी के आरोपों को और भी पुख्ता करता है। बिल्कुल। ये पूरी तस्वीर दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति ने अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल कर सेना के सर्वोच्च पदों तक का सफर तय किया और जब जवाबदेही की बारी आई तो उसी राजनीति का सहारा लेकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। ये सोचकर ही अजीब लगता है कि उस दौर में देश की इतनी बड़ी हार का जिम्मेदार माना जाने वाला जनरल प्रधानमंत्री के खिलाफ किताब लिख सकता था। और वो किताब छप भी गई, बिकी भी। क्या आज के दौर में ऐसा संभव है? यही इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण और आज के दौर से जुड़ा हुआ पहलू है।
कैसे? चलिए आज की स्थिति देखते हैं। हमारे एक पूर्व सेना प्रमुख हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। उन्होंने रिटायर होने के बाद एक किताब लिखी है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। लेकिन वो किताब पिछले 2 साल से छपने की अनुमति का इंतजार कर रही है। 2 साल से? एक पूर्व सेना प्रमुख की किताब क्यों रुकी हुई है? इसका कोई आधिकारिक कारण तो साफ साफ नहीं बताया गया, लेकिन माना जा रहा है कि सरकार को किताब के कुछ हिस्सों पर आपत्ति है। मतलब उसमें कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो सरकार के लिए अहज करने वाली हों? शायद चीन के साथ सीमा विवाद या सेना से जुड़े कुछ और मुद्दे। स्रोत इसे एक अलग किस्म की सेंसरशिप कहते हैं। ये तुलना तो वाकई चौंकाने वाली है। मतलब एक तरफ उड़ी या बॉर्डर 2 जैसी फिल्में बनाने की पूरी आज़ादी है, जिनमें अक्सर पुरानी सरकारों को कमजोर और मौजूदा नेतृत्व को बहुत मजबूत दिखाया जाता है। हाँ, उस तरह के नैरेटिव को कोई नहीं रोकता। उस तरह की कहानियों को तो बल्कि बढ़ावा दिया जाता है। लेकिन अगर कोई पूर्व सैन्य अधिकारी जो जमीनी हकीकत जानता है, वो कुछ ऐसा लिखना चाहे जो सरकारी लाइन से मेल ना खाता हो, तो उसकी किताब को हरी झंडी नहीं मिलती। यही विरोधाभास है। तो इसका सार क्या निकलता है? 1960 के दशक में जनरल BM कॉल जैसा विवादित और आलोचित जनरल, जिस पर देश को हरवाने का दाग था, वो भी सरकार और प्रधानमंत्री की सीधी आलोचना करते हुए अपनी किताब छाप सकता था। और सिर्फ कॉल ही नहीं, उनके खिलाफ लिखने वाले ब्रिगेडियर डालवी भी अपनी किताब छाप सके। दोनों पक्ष जनता के सामने थे। एक बहस की गुंजाइश थी। हाँ, आप दोनों को पढ़कर अपनी राय बना सकते थे। लेकिन आज एक सम्मानित पूर्व सेना प्रमुख की किताब रुकी हुई है। ये दिखाता है कि पिछले 60 सालों में असहमति और आलोचना के लिए जो जगह थी वो कितनी सिकुड़ गई है। बहुत ज्यादा। तो आज हमने जनरल BM कॉल की कहानी के जरिए सिर्फ 1962 के युद्ध को नहीं समझा, बल्कि ये भी देखा कि कैसे इतिहास को लिखा और नियंत्रित किया जाता है। बिल्कुल। एक तरफ कोल की बनाई हुई कहानी, दूसरी तरफ डालवी का भोगा हुआ सच, और इन सब के बीच राजनीति का एक गहरा जाल। ये चर्चा सिर्फ एक जनरल की काबिलियत या नाकाबिलियत पर खत्म नहीं होती। नहीं, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करती है जवाबदेही और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर। और शायद सोचने के लिए यही सबसे अहम सवाल है। जब कॉल अपनी कहानी कह सकते थे और डालवी अपनी, तो इतिहास के पन्नों में एक संतुलन था। लेकिन आज अगर किसी उच्च पद पर रहे अधिकारी की आवाज को शायद हम तक पहुंचने ही न दिया जाए, तो इसका हमारी इतिहास की समझ पर क्या असर पड़ेगा? और आज के दौर की ऐसी और कौन सी कहानियां हैं, कौन से सच हैं जो अप्रकाशित फाइलों में बंद हैं और हम तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे?